बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैंने अपनी कौम से बात करने की इसलिए ज़रूरत समझी क्योंकि अभी एक हमारी असेंबली के अंदर एक मिनी बजट आया और ये जो मिनी बजट है इससे एक अवाम के ऊपर एक पूरा एक मज़ीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। तो मैं अपनी कौम से सिर्फ, क्योंकि मैं बड़ी देर से आपसे बातें करता रहा हूँ, मैं सिर्फ आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखें ये जो हो रहा है ना पाकिस्तान से, ये होना ही था। जब हमारी हुकूमत हटाई गई तो मैं तब से कह रहा हूँ कि मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं और अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत लेके आएँ जो हुकूमत फिर वो फैसले करे मुल्क के लिए जो मुश्किल फैसले हैं, लेकिन क्योंकि अवाम के मैंडेट से वो हुकूमत आई होगी वो फैसले कर सकेगी। और मैं तब से कह रहा हूँ कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मसले मसाइल का कोई हल नहीं। हमारी जब हुकूमत जो साजिश हुई और जब गिराई गई तो मैंने ये एक चीज़ बार बार कही कि जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। जो वो आज कहते हैं, जो साहब के जनाब इमरान खान मुल्क बर्बाद करने लगा था, उसको भी बताया कि देखें अगर आपने इस वक्त सियासी इस्तेकाम ना कायम किया, यानी कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो ये जो आपने चोरों का पलंदा जो इकट्ठा करके हमारे ऊपर मुसल्लत करने लगे हैं ये नहीं संभाल सकेंगे। तो आज ये जो मिनी बजट है ये ज़रा पूरी कहानी देखें कि 10-11 महीने में पाकिस्तान किधर से किधर पहुंच गया। और मैं आज ये पहले बजट के ऊपर अपना छोटा सा तबसरा करके मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये रुकना नहीं लगे। ये हम अगर IMF की बातचीत मान भी गए, ये अभी यहाँ रुकने नहीं लगा हमारे मुल्क का जो तेज़ी से हम दलदल में फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं। देखें, जब इनकी हुकूमत आई तो सबसे पहले दुनिया पाकिस्तान को कैसे देखती थी। हमारा जो जिसको कहते हैं एक डिफ़ॉल्ट रिस्क रेशो कि एक मुल्क ने जो कर्जे लिए हुए हैं वो क्या चांस है वो कर्जे का डिफ़ॉल्ट करने का, वो 5% था। आज मुल्क के हालात ये हैं कि जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जो बताती है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं, उसमें फिच एक एजेंसी है, उसने CCC- कर दिया पाकिस्तान को। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि दुनिया हमें वो देख रही है, वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफ़ॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक्स ने कर्जे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। तो जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मज़ीद और बिगड़ेंगे। तो मैं पहले अपनी कौम को सिर्फ याद कराना चाहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत हटाई गई थी और आज आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है। मैं मुखातिब हूँ अपनी आम आवाम से, अपनी मिडिल क्लास से, सैलरीड क्लास जो तनख्वाहदार तबका है, वो आज किस मुश्किलात से गुजर रहा है। मैं वो लग्जरी आइटम्स की नहीं बात कर रहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की, इम्पोर्टेड चीज़ की और वो जो हमारी पैसे वाले लोग चीज़ें लेते हैं उसकी महंगाई की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो सारी जो ख्वातीन आज मेरा ये सुन रही हैं, जिनको अपने खाने पीने की चीज़ें जो उनको चाहिए होती है अपने ख़ानदान को, सही बच्चों को सही खाना खिलाने के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके ऊपर आज क्या गुजर रही है। ज़रा ये देख लें। जब ये सारों ने मिल के, ये जो आज PDM के लोग हैं, ये सारे कहते थे जी महंगाई हो गई, महंगाई मार्च करो, 4 रुपये हमने वो पेट्रोल की कीमत ऊपर की तो कहा कि पेट्रोल बम गिर गया है। तो उन्होंने एक दफ़ा वो फजल रहमान आ गया था महंगाई मार्च करके, दूसरी तरफ वो काम पे टांगने वाले वो बिलावल आ गया था।
उसके बाद एक 2 दफ़ा फजल रहमान, और उसके बाद ये मरियम ने कोई रास्ते में रह गई थी, उसकी भी लॉन्ग मार्च। लेकिन सब का एक कह रहे थे कि महंगाई से लोग तबाह हो गए। तो आज अल्लाह, क्योंकि अल हक है, सच का खुदा है, उसकी वादा है कि वो सच सामने ले आएगा। ज़रा आज कौम को बताना चाहता हूँ कि आज आटा हमारे दौर में 60 रुपए किलो था, आज 135 रुपए किलो पहुँच गया। जो आम आदमी खाने की, उसकी पीने की चीज़ है। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जो चिकन आम आदमी की, जो ख़ास तौर पर कभी कभी अपने बच्चों को वो चिकन खिलाते हैं, वो 335 रुपए केजी से 700 रुपए केजी पे पहुंच गया। जो दालें हैं, जो आम आदमी घरों में, आम आदमी की तो दाल रोटी, प्याज की कीमत दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। दालें गई हैं 250 रुपए केजी से 400 रुपए। और अब किसान, देखिए, हमें जब तक किसान को नहीं उठाते, और जो हमने पूरी कोशिश की उठाने की, और माशाल्लाह हमारे दौर पे आखिरी 2 साल में किसानों के पास रिकॉर्ड पैसा आया। हमने उनको टाइम पे जो गन्ने की फसल कटती थी, शुगर मिल से टाइम पे पैसा लेके दिया, पूरी कीमत लेके दी, कटौती ख़त्म की, टाइम पे पैसा मिला, और अपनी ज़मीनों पे लगाया। रिकॉर्ड 4 फसलों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन 2 साल हुई हमारी, यानी बम्पर क्रॉप्स हुई। तो आज वो जो यूरिया इस्तेमाल करता है वो 1668 रुपए हमारे दौर में था, आज यूरिया गया है 3000 रुपए पे। हमारा जो, फिर मैं और भी चीज़ें, जब घर बनाने के लिए सरिया लोग इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो सीमेंट गया है 865 रुपए से 1062 रुपए पे। जो सरिया इस्तेमाल करते हैं वो 2 लाख रुपया टन से, स्लैब से, वो गया है 3,05,000 पे। 2 लाख से 3,05,000 पे। अब जिन जो लोगों ने घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन सबको मुश्किलें पड़ गई हैं। जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे, मसलन आप सड़कें बन रही थी, जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उन सब में मुश्किलें पड़ गई हैं। हम जो शौकत खानम बना रहे हैं, और जो इंशाल्लाह इस साल की एंड में खुलना था कराची में, अब वो सारे हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो सारे अपसेट हो गए हैं। इंपोर्ट्स रुक गई हैं, जो स्टील की इंपोर्ट्स थी, कई चीज़ें रुक गई हैं। तो सारे इस तरह प्रोजेक्ट्स, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, सब मुतासर हो गए हैं। ये जो कीमतें बढ़ी हैं सीमेंट की और स्टील की, लोग घर बना रहे थे, उनके घरों के कीमतें एकदम ऊपर चढ़ गई हैं। फिर दवाइयाँ, इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर जो बैन किया है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो ख़ास तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, कैंसर की ड्रग्स, हार्ट के लिए, वो उन सब में किल्लत आ गई है। क्योंकि ये जो सोचे समझे बगैर सब इंपोर्ट्स बंद किए हैं, जिसमें मुतासर हो रहे हैं हॉस्पिटल्स और वो मरीज़ जिनकी सीरियस बीमारियाँ हैं। अच्छा, अब ये नया बजट आ गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब तक जो महंगाई हुई थी, अब ये जो इन्होंने अभी जो आज लेके आए हैं, इसके अंदर गैस और बिजली, मैं अब आम आदमी की फिर बात कर रहा हूँ कि जो गैस का, जिसका बिल 3000 का आता था, वो आज हो जाएगा 4300 का। जो बिजली का बिल, जिनके घर 10,000 आता था, वो 13,000 पे चला जाएगा। सो ये मज़ीद मैं आपको आज के बिल के बाद जो महंगाई है, सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड बढ़ा दिया है, यानी सारी चीज़ें, क्योंकि सेल्स टैक्स उन्होंने बढ़ाया, सारी चीज़ें इससे महंगी होंगी। और जो भी मैंने सरिया की और सीमेंट की बात की थी, इनके ऊपर जो गैस, सरिया बनाने के लिए जो स्टील मिल्स को गैस जाती थी, उसमें 14% इंक्रीज कर दिया, तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी। सीमेंट 10% गैस की कीमत इंक्रीज कर दी है, तो मजीद उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। यूरिया के लिए जो फिर किसानों का मसला आएगा, यूरिया के लिए जो गैस
70% उसमें 70% गैस की कीमत बढ़ा दी गई है, जो यूरिया यानी जो खाद की फैक्ट्रीज के ऊपर गैस जाती थी, तो उससे एक बोरी के ऊपर 375 रुपए का इजाफा हो जाएगा अब किसानों के लिए। और किसानों को आगे मुश्किल पड़ी हुई है क्योंकि ट्यूबवेल्स के ऊपर जो बिजली की थी उसकी सब्सिडी ख़त्म कर दी, तो मज़ीद और किसानों के लिए और एक और अजाब आ रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये दो चीज़ें होंगी। एक, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई आ गई, 50 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। मैंने फिर से कहा कि इनकी सारी कैंपेन हमारे ख़िलाफ़ क्या थी कि हमने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। हमारे दौर पे जो महंगाई थी वो 12% थी, वो आज पहुंच गई है 30% के ऊपर और मज़ीद बढ़ने वाली है। जो सबसे खौफनाक चीज़ है, जो फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की चीज़ें जो महंगी हुई हैं, वो हमारे दौर पे 16% थी, आज 40% पे पहुंच गई। तो इससे जो आम आदमी है, मैं फिर से कहता हूँ, जो सैलरीड क्लास है, पहले तो महंगाई में वो पिसेंगे, साथ साथ ये जो इन्होंने चीज़ें बढ़ाई हैं, जो इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर जो इनकी गलत पॉलिसीज़ थी, जो नाहिली थी, उससे फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। हमारी जो रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, हमारी जो इंडस्ट्री इजाफी तेज़ी से बढ़ रही थी, आज वो मनफी पे चली गई है। जो इंडस्ट्रीज़, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज बेरोज़गारी शुरू हो गई है। एक तरफ बेरोज़गारी, एक तरफ महंगाई। इंटरेस्ट रेट उन्होंने रिकॉर्ड ऊपर कर दिए हैं। इसका मतलब कि जो भी आप कोई नया कारोबार शुरू करेगा वो 100 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, सूद की शरह इतनी ऊपर चली गई है। तो एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोज़गारी। अब मैं जो आज मेरा असल आज आपसे बातचीत करने का मकसद क्या था, अब आगे हम क्या कर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये जो मज़ीद महंगाई आई है और ये जल्दी जल्दी इन्होंने की है। शुरू में इनको समझ नहीं आई क्या करना था, अपने NRO के ऊपर इन्होंने वक्त गुजारा। इनको सिर्फ एक पड़ी हुई थी कि किस तरह के इनके 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन केसेस थे वो ख़त्म हो। हम हर साल, हमारे 3.5 साल के अंदर, हर साल जो नैब रिकवर करती थी चोरी का, वो 160 अरब रुपया था। हमने 480 अरब रुपया अपने दौर में नैब ने रिकवर किया था। हमने नहीं केसेस बनाए थे, ये पुराने केसेस थे, लेकिन हमारे दौर में नैब पैसे रिकवर कर रही थी क्योंकि हम किसी को बचा नहीं रहे थे। अब 1100 अरब रुपए के जो करप्शन केस है इन्होंने माफ़ करवा लिए। तो एक तरफ कौम की कमर तोड़ दी है महंगाई और बेरोज़गारी से, दूसरी तरफ इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवा लिए, और तीसरी तरफ रुपया डॉलर के बनिस्बत 90 रुपया गिरा है कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा डॉलर महंगा नहीं हुआ और इतनी तेज़ी से रुपया गिरा नहीं है। तो कौम के लिए तो क्या हुआ इससे? अगर आपकी 30,000 रुपया तनख्वाह थी, आज सिर्फ वो 20,000 रुपए की, 30,000 रुपए की तनख्वाह 20,000 की चीज़ें खरीद सकती है। आज जो डिवैल्यूएशन हुई है, सारी कौम का जो, जैसे कहते हैं ना GDP, क्योंकि GDP डॉलर से मेजर होती है, तो पर कैपिटा इनकम डॉलर से मेजर होती है, वो सारी नीचे आ गई है। इनके होते हुए जब तकरीबन 90 बाहर मार्केट में जाओ तो वो 100 रुपया का भी से ज़्यादा डॉलर महंगा हो चुका है। तो जबकि एक कौम की दौलत में कमी हुई है, ये जो सारे 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं, इनके एवनसील अपार्टमेंट और इनके मेफेयर में और बड़ी बड़ी गाड़ियां और वन हाइट पार्क और ये जो बाहर होटल ख़रीदे हुए हैं और इन्होंने बेनामी चीज़ें ख़रीदी हुई हैं, बाहर बैंकों में ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे रखे हुए हैं, कौम के लिए 90 रुपए उनकी दौलत में कमी अगर रुपए में पड़े हुए हैं, और इनके बाहर पैसे में 90 रुपए इजाफा हो गया। पाकिस्तान के मुकाबले में इनके पैसे में 90 रुपए ज़्यादा अमीर हो गए हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए इन्होंने आते साथ ही कभी कोई परवाह नहीं की कि क्या इन्होंने अगर इनको साजिश के तहत बिठाई दिया था, क्योंकि इमरान खान मुल्क तबाह कर रहा था, तो इन्होंने आके
कोई रोड मैप देना था कि हमने मुल्क को कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये तो बड़े तजर्बाकार थे। हम तो जी इसाक डार ने कहा मैं रुपए को $200 को नीचे लेके आऊँगा, मैं IMF को सामने ये कर दूंगा, बड़ी बढ़ के मारी, मैं तजर्बाकार हूँ। आज ये बताएं कि इन्होंने मुल्क से क्या किया, और जो इनके हैंडलर लेके आए थे उनसे ज़रा पूछें कि आपने ये मुल्क से क्या किया है। कौन जवाब दे? आज जो अभी ये जो शुरुआत है, अभी ये जो 90 रुपए डॉलर के जो गिरा है, जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मज़ीद महंगाई आनी है। जो एक टाइम, थोड़ी टाइम के बाद जब आपका रुपया गिरता है तो जो बाहर से चीज़ें लेके आते हैं वो टाइम के बाद महंगी होनी शुरू होती है। तो ना तो इन्होंने कोई तैयारी की, नाहली इनकी ये है कि इन्होंने गलत फैसले कर करके मुल्क को आज यहाँ पहुँचा दिया है कि इस तरह का बजट लाना पड़ा है। और कोशिश कर रहे थे कि आरिफ अलवी के ऊपर सारा बोझ डाले। पार्लियामेंट में भी नहीं चाहते थे कि डिबेट हो इसके ऊपर, उससे कहते थे ऑर्डिनेंस साइन करो ताकि ये बच जाए कि पार्लियामेंट में इनके अपने लोग क्या, ये जो बजट लेके आ रहे हैं वो क्या बोलेंगे इसके ऊपर। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। मैं आखिर में यही बात करना चाहता हूं कि जो भी इनके बैकर्स हैं ये समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। थोड़ी देर का थोड़ा सा आराम आएगा, लेकिन कैंसर जब तक काट के निकाली ना जाए, ये कैंसर फैलती जाएगी, ये कर्जे बढ़ते जाएंगे, आमदनी सुकड़ती जा रही है। हमारी रेमिटेंसेस जो हमारे दौर में 17% इंक्रीज कर रही थी, हमारी रेमिटेंस में 17% इजाफा हो रहा था, जो 31 अरब पे पहुंच गई थी, वो उनमें अब 11% कमी आ गई है। तो पहले तो इजाफा ख़त्म हुआ और फिर 11% कमी आ गई है, यानी जो डॉलर्स आने थे रेमिटेंसेस से वो कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं हमारी। तो हमारे पास तो जो आमदनी है वो तो सुकड़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कर्जे ही लिए ना IMF से, और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि और भी मल्टीनेशनल्स कर्जे देंगी, तो वो तो कर्जे हैं। तो ये हल तो नहीं है। हल क्या है? हल जो मैं तब से कह रहा हूं, मैंने कोशिश भी की, अपनी गवर्नमेंट खुद मैंने डिसॉल्व की अप्रैल में इलेक्शंस करवाने के लिए, लेकिन पूरा प्लान बना हुआ था, क्योंकि फैसला हो गया था इमरान खान बहुत खतरनाक है इस मुल्क के लिए। तो उस तब से वो ही अभी भी हल है। इस मुल्क में अगर हमने साफ और शफाफ इलेक्शन ना करवाए, एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट ना आई, जो कि पब्लिक जिसके पीछे खड़ी हो जिस गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट फिर मुश्किल फैसले करे। वो जो मैं कैंसर को काट के निकाले मुल्क से, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, जो आज मुल्क की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ कायम करे, गवर्नेंस सिस्टम ठीक करे, तब जाके यही जो क्राइसिस है ये हम फायदे में इसको कर सकते हैं। ये जो हम दलदल में फंसे हुए हैं, इसमें निकलते निकलते हम मुल्क को पूरी तरह उठा सकते हैं। ये हमारा फायदा हो सकता है कि हम इस क्राइसिस का, अगर इस क्राइसिस से मुल्क में इस्लाहत करें, लेकिन वो गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास पब्लिक पीछे खड़ी हो। जब आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं, तो आप इन PDM के ये जो ऊपर 60% लोग जमानत पे है करप्शन केसेस पे, और इनका सोल्यूशन ये है, क्योंकि इनके पास तो हल कोई नहीं है, इनका सोल्यूशन ये है कि इमरान खान के ऊपर 60 FIR काट दो, इस PTI के लोगों को जेलों में डालो, उनके ऊपर तशद्दुद करो, उनको खौफ फैलाओ, उनको डराओ धमकाओ, और उनको और इस तरह करो कि जब वो बिल्कुल पार्टी उनकी टूट जाए तो फिर इलेक्शन करवाओ। वो होने नहीं लगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दबाएंगे वो पार्टी उतनी और उठती जा रही है। पब्लिक कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, पब्लिक तो फैसला कर बैठी है, जिसकी वजह से ये डरे हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर करने के लिए मुल्क को तबाह ना करें। ये असल में जाना है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। जो आज हमारे हालात हो गए हैं, हम तो किसी के सामने अब खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो उन्होंने मुल्क को उधर पहुंचा दिया है।
300 अरब डॉलर से कम तो रिजर्व रह गए हैं। हमारे पास क्या अब है कि अपने पैर पे खड़े हों, किसी को कहे कि नहीं जी हमें पाकिस्तान की खुददारी चाहिए, हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी चाहिए। हम कैसे कह सकते हैं जब मुल्क के हालात यहाँ पहुँचा दिए। इसके लिए अपने मुल्क को बचाने के लिए तरीका ये नहीं है जो किया जा रहा है कि हाई कोर्ट कह रहा है कि इलेक्शन करवाओ, वो इलेक्शन कमीशन जनाब बैठी हुई है कि हम इलेक्शन नहीं करवाते, वो बहाने मार रही है इलेक्शन के। पाकिस्तान का आइन कहता है 93 में इलेक्शन करवाओ, ये कोई बहाना मार रहा है, कोई सिर्फ डरे हुए हैं इलेक्शन हारने से। पाकिस्तान की आइन की वायलेशन जिस तरह की जा रही है और जिस तरह आगे प्लान बन रहा है, ये जो भी लोग समझ रहे हैं कि इससे वो अपनी ज़ाती फ़ायदा उठा देंगे, वो मुल्क को डुबो देंगे। और मैं आज इसलिए ये कह रहा हूँ कि हम बड़े आराम से मुल्क के अंदर इस वक्त अगर हम चाहें, इतनी बड़ी पार्टी है, हम अगर वो मुजाहरे करें और मुल्क बंद करने की कोशिश करें, स्ट्राइक्स करें, मुल्क तो आगे ही हालात बुरे हैं। इसलिए हमने पुरअमन एहतजाज का फैसला किया कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं, बताने के लिए कि आप इस तरह एक मुल्क को इस्तेमाल थोड़े से लोगों के ज़ाती मफादात के लिए नहीं कर सकते। ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये थोड़े से लोग इस मुल्क को अपने मफादात के लिए तबाह नहीं कर सकते। इसलिए हम जेल भरो तहरीक की पूरी तैयारी करें, मैं अनाउंस करने वाला हूँ। और लोगों को सिर्फ खौफ दूर करने के लिए कि ये समझते हैं कि खौफ फैला के जेलों में डाल के FIRs करके ये इसी तरह बैठे रहेंगे और फिर किसी ना किसी तरह धांधली करके एक वो इलेक्शन कमीशन, बेज़मीर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक जानबदार इलेक्शन कमिश्नर के लिए, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको इस्तेमाल करके किसी तरह फिर इन चोरों को मुसल्लत कर देंगे। ये होने नहीं लगा, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। और मैं आखिर में अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ कि देखें, वो हम उस मोड़ पे खड़े हो गए हैं जिसका हम सबको ख़तरा था कि एक दिन जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है कि खुदा ना खास्ता हम यहाँ ना पहुँच जाएँ। हम वहाँ पहुँच गए हैं। हमारे सामने अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। हम चुप करके अब इंतज़ार करें कि मज़ीद मुल्क तबाही की तरफ जाए, या हम एक पुरअमन एहतजाज की तहरीक के अंदर सब शामिल हो और बताएं इनको कि आइन और कानून के बग़ैर कोई दुनिया का माशरा नहीं चल सकता। दुनिया का माशरे जितने भी हैं वो रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं, और रूल ऑफ लॉ आइन डिफ़ाइन करता है, और आइन आपको कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाई जाए। इससे जितना आप पीछे हटते जाएंगे, आप मुल्क को उधर धकेलते जाएंगे जिधर मुल्क, जिसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक, जिधर जंगल का कानून होता है, उधर मुल्क को धकेला जा रहा है। हम ये कभी होने नहीं देंगे। और मैंने सिर्फ अपने लोगों को भी, सबको तैयार किया, अपनी कौम को, कि हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मुझे अभी तक कोई नीयत नहीं नज़र आ रही इनकी आइन के ऊपर चलते हुए 90 दिन में इलेक्शन करवाने की। पाकिस्तान जिंदाबाद।